हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो आज जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है नेपाल में, उस पे जो है हम आज थोड़ा बात करेंगे। तो बेसिकली देखिए हुआ क्या है आपका कि KP शर्मा ओली जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है अपनी लोकसभा, जो जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा है, उसके बाद प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट का जो हिस्सा है, तो उन्होंने अपने जो है लोअर हाउस को जो है डिसॉल्व कर दिया है। तो आज के टाइम में जो है वो काफ़ी हद तक जो है, जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं आता है, वो काफ़ी हद तक पावरफुल है। नेक्स्ट इलेक्शन आने को तो टेंटेटिव था 2 साल बाद 2022 में, पर जो इन्होंने अपना लोअर हाउस डिसॉल्व करा है, तो इसकी वजह से जो है दूसरा इलेक्शन, नेक्स्ट इलेक्शन जो है अप्रैल मई में होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो बेसिकली इन्होंने ये सब करा क्यों है? टू गेन द एब्सोल्यूट पावर, कि जो मैं कहूँ वही सब कुछ हो, उसके अलावा कुछ ना हो। तो बेसिकली ये एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं। और इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट जो है पास करने की कोशिश की थी, और ये पास नहीं हुआ था। अपोजिशन तो छोड़िए, खुद की पार्टी के जो मेंबर हैं उन्होंने भी जो है बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया था। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि डिफेंस से लेके फाइनेंस से लेके हर एक डिपार्टमेंट में मैं किसी को भी कभी भी कैसे भी अपॉइंट कर सकता हूँ और मेरे पे कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट पावर। और ये पास नहीं हुआ था। जैसा मैंने बताया, अपोजिशन तो छोड़िए, खुद के पोजीशन की पार्टी के मेंबर ने जो है नहीं पास होने दिया और बहुत दिक्कतें हुई। तो उसको देखते हुए इन्होंने जो है अपना लोअर हाउस को जो है डिसॉल्व कर दिया। तो बेसिकली अब होगा क्या? कुछ नहीं होगा। होगा ये कि अप्रैल मई जब तक इलेक्शन नहीं होता है, होल एंड सोल पावर इनके पास रहेगी, चीज़ें अपने हिसाब से ये करेंगे। और क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। चाइना के फेवर में डिफेंस जो है आपका साइन कर सकते हैं पैक्ट, या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दे सकते हैं, लोन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये प्रो चाइना मेजर्स होंगे, जैसा मैंने बताया, डिफेंस, हाइड्रो पावर, या फिर लोन लिया चाइना से। या फिर प्रो चाइना नहीं हो के जो है सिंपल रहें और अपनी पावर इंक्रीज करें तब तक के लिए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली अगर नेपाल का देखेंगे तो सन 2018 से पहले जो है नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी दो थी। एक तो लेनिनिस्ट मार्क्सिस्ट वाली थी, वो रशिया वाली, दूसरी थी माओइस्ट वाली। दोनों का मर्जर हुआ कब? 2018 में। तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन गई, और उसमें बहुत ही नेता जो है आपस में टसल चल रहा है, जैसे KP शर्मा ओली, प्रचंड वगैरह, इनमें बहुत टसल चल रहा है। और 2015 से पहले देखेंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, राजा वाला हिसाब जो था। और 2015 के बाद जब KP शर्मा ओली आए तो पूरा एक नया संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया था। और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग नेपाल के अंदर खड़े हो रहे हैं कि हमें दोबारा से भैया राजा वाला हिसाब चाहिए, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इसको सपोर्ट प्रजातंत्र पार्टी करके है वहाँ पे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को दोबारा लाना चाहती है। काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए हैं प्रो मोनार्की कि हमें राजा चाहिए, तुम्हारे बस का नहीं है भैया, तुम नहीं संभाल सकते हो नेपाल को। और कोरोना में इनकी और जो है बुरी हालत हुई है। उसके बाद अब देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो एस्टेब्लिश्ड होती है, प्रो मोनार्की जो पार्टी अगर वो जीतती है, तो वो राइट विंग पार्टी है और इंडिया के साथ रिलेशन काफ़ी तेज़ी से अच्छे हो सकते हैं, जैसे कि आपका मालदीव के साथ हुए हैं। पर अगर आप देखेंगे एक दूसरे एंगल से कि ठीक है, आप हट गए KP शर्मा ओली, उन्होंने जो है अपना हटा दिया, पूरे जो है लेजिस्लेचर को भंग कर दिया, और जो है एब्सोल्यूट पावर में आप चाइना के साथ जो है डील कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आने वाले कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में, महीने तो नहीं होते, कुछ हफ्तों में ही जो है पता लग जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो नेपाल ने इसका बहुत प्रचार किया है कि पूरे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल के अंदर है। बहुत प्रचार इसका किया है, बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के प्रचार किया है। और देखा जाए तो जो आपका चाइना का एक लॉन्ग टर्म विजन था नेपाल के अंदर, उसको KP शर्मा ओली ने बर्बाद किया है। क्यों? क्योंकि जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके दो फाड़ कर दिए। तो खुद की पावर डिवीज़न हो गई है, जो पोजीशन में गवर्नमेंट बैठी है, जिसके लिए चाइना ने बहुत मेहनत की थी। उनकी जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं टू नेपाल, अजीब सा नाम है कुछ, तो वो जो है उन्होंने बहुत मेहनत की है कि भाई ये पार्टी ना टूटे ना टूटे, लेकिन टूट गई। तो एक लॉन्ग टर्म विजन जो चाइना का था, उसको बहुत ही धक्का लगा है इससे। और
ये तो नहीं पता है, पर एक चीज़ ज़रूर हो सकती है। वो क्या हो सकता है? हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रो चाइना पार्टी जो ये एनसीपी है ये ना जीते, बट हु नोज़ क्या होगा। और एक दिक्कत ये भी है आपका कि केपी शर्मा ओली जो हैं आपके, वो ऐसा ना कर दें कि आपका डेमोक्रेसी ही ख़त्म कर दें और सिंगल पार्टी सिस्टम कर दें जैसी चाइना में है। ये चीज़ रूल आउट नहीं हो सकती। अगर ये चीज़ जो शक है सबके दिमाग में, अगर ये क्लियर हो गया कि भाई डेमोक्रेसी ख़त्म और सिंगल पार्टी सिस्टम है, तब ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पूरी की पूरी इक्वेशन जो है पूरे रीजन में चेंज हो जाएगी। तो ये एक नाइटमेयर है इंडिया के लिए, जो कि उम्मीद है कि नहीं सच होगा, क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हुआ है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। तो अगले 2-3 महीनों में चीज़ें बहुत तेज़ी से क्लियर होंगी, और अप्रैल मई जब इलेक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद भी चीज़ें बहुत सुपर क्लियर हो जाएंगी कि कौन जीतता है या कौन नहीं जीतता है। तो ये 2 चीज़ें, चुनाव से पहले क्या सिंगल पार्टी सिस्टम ये करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो चुनाव के बाद अगर ये फिर जीत जाते हैं तो भी दिक्कत है। तो चुनाव बहुत कुछ तय करेगा कि आने वाले टाइम में नेपाल प्रो चाइना बनेगा या प्रो इंडिया क्या बनेगा।